महात्मा गांधी के इस वाले वीडियो पे कई सारे कमेंट है, तो मुझे बिल्कुल साफ तौर पे नजर आ गया कि देखो ये सब वन साइडेड नैरेटिव के भुक्तभोगी हैं। वीडियो की शुरुआत करूं तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। इंस्टाग्राम और रील्स के जमाने में जहां लोग पाठ्य पुस्तक को हाथ लगाना पाप समझते हैं, वहीं पर इतिहास की गूढ़ रहस्य को समझाने के लिए हिमाकत करते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? आप बृहस्पति हैं क्या? आप ब्रह्मज्ञानी हैं क्या? नहीं, आप इसमें से कुछ भी नहीं, आप सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के शिकार हो चुके हैं। आपने कभी सोचा था कि संसद के अंदर खड़े होकर के नेता सरासर झूठ बोलेंगे और मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कुछ नहीं बताएगा और कुछ उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग उनके प्रवक्ताओं से नहीं की जाएगी? निर्मला सीतारमण ने संसद के अंदर खड़े होकर झूठ बोला है। रवीश कुमार ने आज के हालात को देखकर एक बहुत बेहतरीन कटाक्ष किया है, वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन महात्मा गांधी को लेकर के जो मैंने वीडियो बनाया था भगत सिंह और सारी चीज उसमें बताई थी, एक कमेंट उसमें बहुत सारे थे, लेकिन एक को मैं चिन्हित करता हूं और मैं प्रशंसा करूंगा सूरज एस की, जिन्होंने इतना टाइम दिया और कमेंट को लिखा, और इनका मैं रिप्लाई कर देता हूं। वो कहते हैं कि साहब देखो, एम के गांधी जो थे ना, वो एक कास्टिस्ट थे, सनातनी थे, और दूसरी बात ये थे कि ये शेड्यूल्ड कास्ट को रिजर्वेशन मिलने वाला था सेकंड राउंड टेबल में, उसको अपोज करने के लिए महात्मा गांधी सेकंड राउंड टेबल पे गए थे और एंटी दलित थे, और पूना पैक्ट का भी कई जिक्र अगले कमेंट में किसी और व्यक्ति ने कमेंट में किया था। तो दोस्त, अगर आप पूरी कहानी समझनी है तो आप जा सकते हैं मेरा पिछले वीडियो, जो कि लिंक में दे दूंगा। लेकिन पूरी कहानी में आपको ना समझा करके मैं आपको समझाता हूं कि आप किस आधार पे कहेंगे कि महात्मा गांधी एंटी दलित थे। नहीं कह सकते आप। देखिए, बात उस वक्त की है जब हम गुलाम थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड। उन्होंने लॉर्ड इरविन को कहा था, जो भारत के वाइसरॉय थे उस समय, बोला था कि आप महात्मा गांधी का नाम बहुत है, चर्चा में है, तो उनको हमारे टेबल पे लेकर के आइए। तो महात्मा गांधी को बुलावा भेजा जाता है। फर्स्ट मीटिंग होती है 1930 में होती है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अब 1930 को जब महात्मा गांधी को वहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बुलाया, महात्मा गांधी वहां नहीं पहुंचे, तो वहां पर खिल्ली उड़ती है। जो विपक्ष के नेता थे चर्चिल, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गुलाम देश का व्यक्ति आपसे मिलने भी नहीं आ रहा है। तो 1930 में फिर क्या करते हैं कि जो मैकडोनाल्ड है वो इरविन से कहते हैं कि महात्मा गांधी को अब लेकर के आओ, और 7 सितंबर 1931 में महात्मा गांधी सेकंड राउंड टेबल की मीटिंग में पहुंच जाते हैं। वहां पर ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा महात्मा गांधी के सामने। देखिए, हम दलितों के हित में बात करेंगे, पॉलिसीज उनके लिए कुछ लेके आए, हम उनको आरक्षण देना चाहते हैं और हम एक क्षेत्र ऐसा बनाना चाहते हैं जहां पर सिर्फ दलित ही दलित हो, वहां उनको सुख सुविधाएं मिलेंगी। लोग बड़े प्रताड़ित करते हैं, अब वहां पे सुख सुविधाएं मिलेंगी, पढ़ेंगे लिखेंगे, सब कुछ करेंगे। अब ये सुनने के बाद महात्मा गांधी ने तुरंत विरोध किया। अब इतनी बात सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति लॉजिक लगा सकता है कि हाँ, महात्मा गांधी वास्तव में एक सवर्ण जाति के थे, और जब दलित पढ़ेगा लिखेगा तो फिर सवर्णों की जो राजनीति, गंदी राजनीति है, जो राज करने की राजनीति है, वो सब खत्म हो जाएगी। इतना हम सोचने कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने अपोज क्यों किया था? महात्मा गांधी ने इसीलिए अपोज किया था, उनको पता था कि दलित का एक अलग क्षेत्र बन जाएगा, ये लोग वहां पर विद्रोह करा देंगे, संख्या जब बढ़ेगी विद्रोह करा देंगे, अलग देश की मांग रखवा देंगे। इसी गलत चाल को, अंग्रेजों की गलत चाल को महात्मा गांधी समझ गए थे, बॉयकॉट किया और चले गए। उनको रोकने की बड़ी कोशिश की गई। एक तो ले देकर के महात्मा गांधी सेकंड राउंड टेबल मीटिंग में पहुंचे, पहले नहीं पहुंचे थे तो मैकडोनाल्ड की बेइज्जती हुई थी। जब पहुंच गए, फिर मीटिंग के बीच में उठ करके आ गए तो मैकडोनाल्ड की फिर बेइज्जती हो जाती है। तो कुल मिला के मैकडोनाल्ड ने बोला कि यार वाइसरॉय लॉर्ड इरविन, ऐसा करो, इस व्यक्ति को उठा के जेल के अंदर डाल दो, बड़ा खतरनाक व्यक्ति है यार ये। तो आपको पता है महात्मा गांधी पहुंचे नहीं, उनको पुणे की जेल में डाल दिया। 1932 में दोबारा से थर्ड राउंड टेबल मीटिंग होती है, उसमें महात्मा गांधी नहीं पहुंचते हैं, लेकिन भीमराव अंबेडकर तीनों मीटिंग में थे, 30, 31, 32 सब में थे। डॉक्टर अंबेडकर साहब गुस्सा हो जाते हैं महात्मा गांधी के इस रवैये से। वो महात्मा गांधी के पास जाते हैं, वो कहते हैं महात्मा गांधी जी, दलित को लेकर के बातें चल रही हैं, पॉलिसीज बना रहे, क्षेत्र दे रहे, आपको इसमें क्या समस्या है? आप इतने बड़े जन नेता बन चुके हो, और जब पब्लिक के बीच में बात जाएगी कि आपने दलित का विरोध किया है, जो अंग्रेज प्रस्ताव दे रहे थे आपने उसका विरोध किया, जो कि दलितों के हित में था, तो आपके खिलाफ जनता हो जाएगी। इस तरह की हरकतें आप क्यों कर रहे हैं? तो महात्मा गांधी ने पूरी कहानी उनको समझाई। देख दोस्त, ऐसा नहीं है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन अंग्रेजों की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, जो गंदी नीयत है, वो उसको आप नहीं देख पा रहे हैं। आप सब में सब कुछ अच्छा देख रहे हैं। आपने अंग्रेजों को एक क्षेत्र देने की कोशिश की, कितनी सीटों पे आरक्षण की बात कही अंग्रेजों ने? बोले 71 पे दी है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं तुम्हें 148 जगहों पर आरक्षण देता हूं, पूरे भारत में, सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे भारत में। प्रस्ताव मंजूर है। अंबेडकर साहब कहते हैं कि इस प्रस्ताव में सब कुछ बढ़िया है, इसमें गलत क्या है? 71 कहां और 148 कहां? ये तो आप दलितों के हित की बात कर रहे हैं। ये बात आप उस मीटिंग में कहते? बोले ऐसे राजनीति नहीं होती है, उनके गंदे खेल है, वो हम समझ रहे हैं, वो हम विरोध नहीं करेंगे, हम एक स्ट्रेटेजी के तहत उनको बताएंगे कि तुमने क्या करना चाहा और हमने क्या कर दिया। अब अंबेडकर साहब बड़े खुश, बोले आप तो अच्छी बातें कर रहे हैं। अब जब वहां से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कॉल आता है, बोलते भाई देखो 71 सीटें हम दे रहे हैं, तुम्हारा महात्मा गांधी कुछ नहीं करने दे रहा। तो फिर और उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी ने क्या प्रस्ताव दिया और क्या सोच रखते हैं, आप उनको भड़काने की कोशिश ना करो। फिर तू मैं होती है और फिर अंबेडकर और अंग्रेजों की बिगड़ जाती है, ये बात वहां पर हो जाती है। और इसी आरक्षण नीति पर फिर पूना पैक्ट पूना में हो जाता है महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। फिर महात्मा गांधी को पता था
कि इतने से काफी नहीं होगा। महात्मा गांधी ने 1932 में ही हरिजन सेवक संघ का गठन किया, जिसमें हरिजनों की मदद की जाती थी। अब महात्मा गांधी जी ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया। हरिजन का मतलब क्या होता है? महात्मा गांधी कहते हैं कि आप हरि के जन हैं और हम लोग आपकी सेवा करेंगे, और आप लोगों की सेवा करने का मतलब हमें पुण्य मिलेगा और हम आपकी सेवा करने जा रहे हैं। कई सारे लोगों ने फिर मदद की दलितों की। कुल मिलाकर जब ये संघ बन जाता है तो दलितों की आंखों का तारा महात्मा गांधी जी बन जाते हैं। अगर आप पॉपुलैरिटी की रेट मैं आपको दूंगा तो महात्मा गांधी जी दलितों के आंखों में यहां पर थे और भीमराव अंबेडकर यहां पर थे। वो सबके आंखों के तारा बन चुके थे। तो भीमराव अंबेडकर नहीं बने हुए थे। तो भीमराव अंबेडकर ने बाद में पॉलिटिक्स छोड़ी, फिर बाद में जो कुछ हुआ वो आपको पूरी कहानी पता है। तो एंटी दलित नहीं थे, लेकिन जिस तरह से वो दलितों को अलग क्षेत्र देकर के बांटना चाह रहे थे, विद्रोह कराते, अलग क्षेत्र की मांग करते, तो भारत के और ज्यादा टुकड़े हो सकते थे। तो महात्मा गांधी इस चीज को समझ चुके थे। आप जो कह रहे हैं वो बात आपकी सही है, सेकंड राउंड टेबल बात सही है, लेकिन एक तरफा नैरेटिव है, ये दूसरी तरफा नैरेटिव नहीं है। ऐसे ही नेहरू जी के लिए भी कई सारी बातें हमने देखी जो कि एक तरफा ही चलती हैं। करेंगे कभी काउंटर, कीजिए कमेंट, हम देखते हैं कहां बात करनी कहां बात नहीं करनी है। एक बात है ऐड करना मैं भूल गया, जब महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ जब बना दिया, जब वो सवर्णों की मीटिंग में जाते थे तो वहां पर कहते थे कि देखो हमें ना हरिजनों का आदर भाव करना चाहिए, और अगर हम इनका सम्मान नहीं करेंगे तो अंग्रेज इनको हमारे खिलाफ भड़काएंगे। आपको पता है हिंदू मुसलमान उन्होंने किया हुआ है, खाई बाटी हुई है। जिन्ना साहब 1940 में कैसे पाकिस्तान की मांग करने लगे थे, वो तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन 1932 में बता रहे थे कि आपको हरिजनों का सम्मान करना चाहिए, और वो सम्मान किया और वो जो खाई थी वो बांटने की कोशिश की। लेकिन राजनेता आकर के हमें और दलितों और हिंदू मुस्लिम में बांटना शुरू कर देते हैं, वर्ण व्यवस्था में बांटना शुरू कर देते हैं। आप ठाकुर हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, सब में बांटना शुरू करते हैं। सब राजनीति की वजह से सब कुछ होता है। तो महात्मा गांधी जी सब कुछ समझ रहे थे पॉलिटिक्स में। तो कुल मिलाकर के बात आपकी पूर्णतया गलत भी नहीं है और पूर्णतया आपकी सही भी नहीं है, क्रिस्टल एंड क्लियर। और दूसरी बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, निर्मला सीतारमण जी संसद में खड़े हुए कहती हैं कि मनमोहन जी की सरकार ने पिछले 10 सालों में रक्षा क्षेत्र में कुछ नहीं खरीदा है, जिसकी वजह से भारतीय सैन्य बलों ने एक असहाय स्थिति महसूस की है। ये सरासर झूठ है। और जब आप रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि हाँ 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, इनफैक्ट 2013 तक 12 तक खरीदारी हुई है, ऑर्डर्स गए हुए हैं। लेकिन इतनी हिमाकत कौन करेगा? जब आप सवाल पूछते तो अब आपसे कहा जाता है ना कि भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये आकाशवाणी समझते हैं कि हमने जो बोल दिया आकाशवाणी माने भगवान की वाणी और ब्रह्मज्ञानी सब कुछ ये लोग समझने लगते हैं। अपने आप को विभिन्न प्रकार के शब्दों से, अलंकार से अलंकृत करके ये समझते हैं कि हाँ जो ये कहेंगे बिल्कुल सही कहेंगे। देखो आप वेबसाइट पे जाओ और देखो 2005 में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत मुंबई के मझगांव डाक लिमिटेड में स्वदेशी 6 फ्रेंचाइज स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों के निर्माण के कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर किए थे। उन 6 में 5वीं पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण भी शुरू हो चुका था और जल्द ही भारतीय नौसेना के बेड़े में इसके शामिल होने के आसार हैं। 2006 में अगर आप देखेंगे तो वायुसेना के लिए 20 स्वनिर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने को लेकर के मार्च 2006 में रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच 2,701 करोड़ रुपए की कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर है। ऐसी 2009 में अगर आप देखेंगे भारतीय वायुसेना में सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर में से एक MI-17 और V5 हेलीकॉप्टर को रूस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के पास शामिल किया गया था। इसका उल्लेख रक्षा मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट 2009 और 2010 में किया था। जो भी रक्षा सौदे होते हैं इसकी डिलीवरी काफी वक्त बात होती है। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट के अंदर आपने ऑर्डर किया और 10 मिनट के अंदर आपको डिलीवरी दे दी, ऐसे नहीं होता है ना। तो लास्ट में अगर आप देखेंगे कांग्रेस की जब विदाई हुई थी तो फरवरी 2014 में अपने अंतिम महीने के दौरान यूपीए सरकार के रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए खर्च की गई पूंजी को संसद में बताया। उसने बताया कि 2010-11 में जहां 62,056 करोड़ रुपए खर्च किए, वहीं 2012-13 में ये खर्च बढ़कर के 70,499 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। इससे साबित होता है कि वित्त मंत्री ने खड़े होकर देश की जनता को मूर्ख समझा और आपको गलत बताया। That's it. अब रवीश कुमार की ये वाली स्क्रीनशॉट देख लीजिए। रवीश कुमार ने बहुत बेहतर ढंग से तंज कसा है आज के माहौल को लेकर के, पढ़ना जरूर चाहिए। देखिए CISF रोड है, गड्ढा हो रखा है, करोड़ों रुपए सैंक्शन हो चुके हैं, सब खा चुके हैं, और लेकिन अभी भी वहां की आम जनता जो है वो बड़ी परेशानी उठा रही है, परेशानी का सबब बन चुका है ये सड़क। अब देखिए रवीश कुमार ने कैसा समझाया भ्रष्टाचार के बारे में। हेडलाइन है 8 करोड़ खर्च फिर भी 3 माह में ही CISF रोड बदहाल। अगर भ्रष्टाचार कारण होगा तो कोई खास बात नहीं,
जिसने भी कथित रूप से किया होगा वह किसी ज्योतिष से मिलकर के नई अंगूठी बनवा लाया होगा और हवन भी कर चुका होगा। ऐसे कई लोग होंगे जो इस तरह से कवच पहन लेते हैं और ऐसे कवचधारियों को सरकार और समाज धर्म का प्रतिनिधि समझकर कृपा बरसा देते हैं। इस देश के कण कण में ऐसे लोग विराजते हैं और सुखी जीवन जी रहे हैं। सरकार के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं और धर्म के विकास के लिए चंदा देने से पीछे नहीं रहते। ऐसा करने के बाद उनका मन हल्का हो जाता है कि भगवान और सरकार से दंड नहीं मिलेगा। जिन 2-4 के खिलाफ कार्रवाई होती है वो अपना ज्योतिष बदल लेते हैं और नई अंगूठी पहन लेते हैं। सड़क का क्या। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर जरूर कीजिएगा और आपको जो भी कंफ्यूजन हो ना कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ रिप्लाई मिल जाता है जिस तरह से यहाँ रिप्लाई मैंने दिया है। संकोच ना कीजिए, शर्माइएगा नहीं। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।